अर्जुन सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। अर्जुन रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब अर्जुन लकड़ी काटने गया, उसने देखा बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे ये क्या? लगता है आज मदन मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी मदन को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। अर्जुन और अंदर चला गया। उसने देखा बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीने तक तो रोज लकड़ियां काटूं भी तो भी कमी नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़ कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर अर्जुन रुक गया। अरे ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। अर्जुन और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अर्जुन रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी अर्जुन बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब अर्जुन लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा मदन उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया रहती थी। अरे मदन, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजे हैं क्या? दिखाई नहीं देता लकड़ियां काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ मदन, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी हैं। अरे तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी, इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन मदन। अरे ओ लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो मैं पूरा ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा से भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। बड़ा आया सिखाने वाला। मदन पेड़ काटने लगा। अर्जुन बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब अर्जुन जंगल से लौट रहा था, तब उसने देखा कि मदन ने वो पूरा पेड़ ही काट डाला था। अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। अर्जुन को लग रहा था शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। अर्जुन उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा परम्पार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? मदन कितना दुष्ट है। मैंने बताया भी था इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर अर्जुन ने एक गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बात से अर्जुन अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन अर्जुन लकड़ी काटने गया था। तब क्यों अर्जुन, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे अर्जुन, खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है मदन जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ को काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में
ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ हाँ, तू तो बड़ा दयावान है ना। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही तो भरी हुई है ना? मदन, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम किसी भी पेड़ को काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर या पंछी का घर ना टूटे। ए अर्जुन, मैंने पहले भी एक बार तुझे कहा था कि तुम मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ियां काटता आ रहा हूं। अबे होता कौन है बे तू मुझे सिखाने वाला? रुक जरा, अभी तुझे मैं मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर मदन ने अर्जुन को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद अर्जुन को उसकी चेतावनी दी, आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा अर्जुन घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस मदन ने मुझे पीट कर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो, हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बसाएंगे। अर्जुन बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और अर्जुन दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। अर्जुन बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। अर्जुन अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। अर्जुन का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा अर्जुन का काम और उसके काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से अर्जुन की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था दीपक, जो अर्जुन की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था अर्जुन तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, दीपक भैया, ये लीजिए, आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूँ। अरे अर्जुन, आजकल तुम ज्यादा ही आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े इसलिए तुम ये फल लेकर आए हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। अर्जुन बात कर ही रहा था, तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने दीपक के फल खा लिए। अरे अरे ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस बंदर को। पूरे आश्रम को सर पर उठा कर रखा है इसने। ये बंदर मेरे फल खा गया। अर्जुन, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत कर दूंगा। दीपक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे इस भाई को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं अपने से इसे अलग नहीं कर सकता। दीपक को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से अर्जुन की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने अर्जुन का पक्ष लेकर दीपक को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। अरे आज तो हद ही हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह की मेरा नाम ना पाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ अर्जुन को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आओ भगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है, मुझे स्वयं आपकी भेंट लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा जी। 2 दिनों से हमारी महारानी का 9 लाखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद वो हार गुम हुआ था? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा।
महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें अर्जुन की झोली में 9 लखा हार छुपाया मिला। वो अर्जुन को पकड़कर ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अर्जुन, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं दीपक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को तो देखा तक नहीं है। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगा? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास अर्जुन को ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी ने जानबूझकर उसकी झोली में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातों को सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है। इस दीपक ने मेरे भाई की झोली में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं बाबूजी, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब कुछ सच कह दिया है दीपक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? और उसका इल्जाम इस बेचारे अर्जुन पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? दीपक ने अपनी जलन के बारे में सब सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में दीपक को पकड़ लिया गया। फिर अर्जुन, तुम्हारा ये बंदर सच में बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य की गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात अर्जुन को सही लगी। योगी जी ने उसमें हामी भरी। अर्जुन राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथी एक बंदर था। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तभी से वो अपनी छोटी बहन गीता के साथ रह रहा था। मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन मोहन की आमदनी इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती। एक दिन मोहन चिंता में डूबा और अपनी बहन गीता से कहता है, गीता, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं सका, ना ही तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाया। तेरी शादी के लिए भी कुछ खास पैसे नहीं जोड़े मैंने। बड़ी मुश्किल से तुझे 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा हूँ। भैया आप ऐसी बातें मत कहिए। माँ बाप के बाद आपने ही मेरा इतना ख्याल रखा है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है भैया। मोहन गीता की बात सुनकर हल्का महसूस करता है। एक रात गांव में बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगले दिन मोहन खेत में जाता है और देखता है बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बिगड़ जाती है। मोहन ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि मोहन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मोहन की कमाई का यही एक जरिया था। तभी मोहन चिंतित होकर गीता से कहता है, गीता, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? गीता मोहन से कहती है, भैया आप घर खर्च की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। मोहन दूसरे ही दिन काम ढूंढने के लिए निकल जाता है।
पर उसे काम नहीं मिलता। मोहन बाजार में चाय वाले को देखता है तो उसे विचार आता है समोसे का व्यवसाय किया जाए। मोहन घर आता है और ये विचार गीता से कहता है। गीता, क्यों ना समोसे बेचे जाएं? इससे घर का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है भैया, हम बाजार में चाय और समोसे का स्टॉल लगाएंगे। लेकिन गीता, हमारे पास स्टॉल लगाने को पैसे कहाँ हैं? तभी गीता अपने जमा किए हुए पैसे मोहन को दे देती है। मोहन के स्टॉल के बगल में ही एक और समोसे का स्टॉल था, राजू समोसे वाला। वो बहुत लालची और बेईमान था। ये मोहन ने मेरे स्टॉल के पास ही अपना स्टॉल शुरू कर दिया है, लेकिन मैं भी तो देखता हूँ कि इसके स्टॉल से समोसे कौन खाता है। जो भी ग्राहक मोहन के स्टॉल पे जाने की सोचता तो वो उनको अपने पास बुला लेता। आओ भाई आओ, ताजे समोसे खाओ। ऐसे करके जो भी ग्राहक मोहन के स्टॉल पे जाते उनको रोक लेता। गीता, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। 2 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? भैया आप इतनी चिंता मत किया कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वो हमें यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी वही हमें मार्ग दिखाएंगे। अगले दिन एक साधु राजू के स्टॉल पे जाता है और कहता है, बेटा, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे 1 प्लेट समोसा खिला सकते हो? ओ बाबा, जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। साधु बाबा को राजू का ये बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और मोहन के स्टॉल पे चले जाते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे 1 प्लेट समोसे खिला सकती हो? गीता और मोहन को साधु पर तरस आ जाता है और वो 1 प्लेट समोसे उन्हें दे देते हैं। साधु बाबा समोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को एक जादुई मसाला देते हैं। बेटा, इस मसाले को अपने समोसे में डालने से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। पर याद रहे, इसका इस्तेमाल लालच के लिए कभी मत करना, वरना इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। साधु महाराज इतना कहकर निकल जाते हैं। गीता और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गीता समोसे में जादुई मसाला डालती है और उसे डालने के बाद समोसे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। समोसे की खुशबू सूंघकर 2 गांव वाले मोहन के पास आकर कहते हैं, भैया, तुम्हारे समोसे में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 1 प्लेट समोसे देना। मोहन दोनों आदमी को समोसे देता है। वाह, कैसे स्वादिष्ट समोसे, पहले कभी नहीं खाए। 1 प्लेट और दे दो। मोहन बहुत खुश होकर गीता से कहता है। आज सारे समोसे बिक गए, कल से और ज्यादा समोसे बनाने होंगे। धीरे धीरे गीता के बनाए हुए समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं और मोहन के स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अब राजू के स्टॉल पर समोसे खाने कोई नहीं जाता था। ऐसे मोहन ने इतने कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर ली? राजू ने एक दिन गीता को समोसे में जादुई मसाला डालते हुए देख लिया। अच्छा, ये राज है इनके स्वादिष्ट समोसों का। ये मसाला तो चुराना ही होगा। अगले दिन जब गीता और मोहन घर पे नहीं होते तो राजू सही मौका देखकर उनके घर से जादुई मसाला चुरा लेता है। अगले दिन राजू अपने समोसे में जादुई मसाला डाल देता है। आओ भाई आओ, राजू के समोसे खाओ। ये सुनकर राजू के स्टॉल पर 2 आदमी आते हैं। अरे राजू, क्या खास आज तुम्हारे समोसे में? भाई, एक बार मेरे बनाए हुए समोसे खाओगे तो गीता के समोसे भूल जाओगे। राजू की ये बातें सुनकर दोनों आदमी राजू के समोसे खाते हैं। राजू के समोसे खाते ही ये समोसे खाकर तो पेट में दर्द शुरू हो गया। ए राजू, क्या डाला है रे तूने समोसे में? भाई, समोसे तो रोज की तरह ही बनाए हैं। ये सुनकर दोनों आदमी राजू पर गुस्सा हो जाते हैं। गांव वालों ने मिलकर राजू को खूब मारा। उस दिन से गांव वालों ने राजू के समोसे खाना ही बंद कर दिया। दूसरी तरफ गीता और मोहन के स्टॉल पे भीड़ देखकर राजू को बहुत जलन होती थी। राजू मन ही मन एक बड़ा षड्यंत्र रचता है और अगले ही दिन
राजू मोहन के समोसे में कोई नशीला पदार्थ डाल देता है। गाँव वाले मोहन के समोसे खाकर बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। ये बात मुखिया को पता चलती है। दूसरे दिन मुखिया ने मोहन और गीता को गांव के पंचायत में बुलाया। मोहन, हमें पता चला है कि तुम अपने समोसे में नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करते हो। इससे हमारे गांव के लोग बीमार हो गए हैं। नहीं मुखिया जी, मैं अपने समोसे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। झूठ मत बोलो मोहन, हमें सब पता चल गया है। तुम्हारे समोसे खाकर ही गांव वालों की तबीयत खराब हुई है। तभी वहाँ खड़ा एक गांव वाला कहता है, मुखिया जी, कल मैंने राजू को मोहन के स्टॉल के पास उसके समोसे में कुछ पदार्थ मिलाते हुए देखा था। ये सुनकर राजू काफी डर जाता है। मुखिया राजू के सामने देखने लगता है। हैं? राजू, क्या ये सच है? मुझे माफ कर दो मुखिया जी। राजू, इस गलती के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। अगर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर गीता को राजू पर दया आ जाती है और वो मुखिया से कहती है, मुखिया जी, राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया आप इसे माफ कर दीजिए। ठीक है राजू, मैं गीता के कहने पर तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। राजू सर झुकाकर पछताता है और चुपचाप हामी भरता है। अब मोहन और गीता फिर से अपने समोसे के स्टॉल पर काम करने लगते हैं। उनकी मेहनत और ईमानदारी के चलते उनका व्यवसाय बढ़ता ही जाता है। दोनों मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।